हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बहुत इंतजार के बाद सीबीएसई ने क्लास 12th के सैंपल पेपर्स इशू कर दिए हैं फर्स्ट टर्म के, और उसी फर्स्ट टर्म के सैंपल पेपर्स के आज हम सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। आज हम जो लाए हैं वो है हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक के सैंपल पेपर को। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या दिशा निर्देश हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सभी कुछ। तो ये देखिए, यहाँ पर है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021 और 21 और 22 में, जैसे आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म का, इस सेशन का फर्स्ट टर्म का पेपर है। विषय हिंदी है, ऐच्छिक है आपका। कोड जरूर ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ऐच्छिक और आधार के कोड अलग अलग रहते हैं। तो ऐच्छिक का कोड है 002, कक्षा है 12वीं। तो अब समय है इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, और इसके पूर्णांक हैं 40 मार्क्स के, यानी कि ये पेपर हमारा 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स हमारे इंटरनल बेसिस पे हमको दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले देखेंगे कि इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। पहले, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए हैं, का, खा और गा। तो 3 प्रश्न पत्र जो 3 खंड दिए गए हैं, इनको हमें क्रमानुसार करना है। ध्यान रखना कि पहले हम खंड का करेंगे, फिर खा करेंगे, फिर गा करेंगे। कोई भी चीज़ आगे पीछे करके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये टोटल हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है इस पूरे पेपर में। तो अगर आपने ऊपर नीचे किया तो आपके क्वेश्चन आंसर्स कहीं से भी बिगड़ सकते हैं। तो वैसे तो इसको आपको OMR शीट पे भरना है, लेकिन तब भी हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से काम करिएगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, का, खा, गा। और खंड का में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश है। दोनों प्रश्नों में कुल 20 उप प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब एक प्रश्न के आपके 10 क्वेश्चन हैं, यानी ये आपको ध्यान रखने हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 10 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। फिर है खंड खा। खंड खा में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी के 21 उप प्रश्न हैं। इनमें से दिशा निर्देश 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 21 दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर खंड गा में कुल 3 प्रश्न हैं और तथा 14 उप प्रश्न। 3 के अंदर 14 प्रश्न पूछे गए हैं, सम्मिलित है। सभी उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सभी के उत्तर देने हैं। अब इसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं तथा सभी वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब टोटल अगर तीनों खंडों को मिला लिए जाएं तो आपके पास 7 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशन का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब सभी के उप प्रश्न है, मतलब 7 के अंदर भी प्रश्न है जिनको हम उप प्रश्न करते हैं। मुख्य प्रश्न हमारा 7 दिए हैं, उसके अंदर उप प्रश्न पूछे गए हैं, उनके भी उपखंड है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। अब पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये हमारा अपठित गद्यांश है। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में चुनिए। यानी कि आपके पास चॉइस है, आपके पास 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको करना है। अब जो भी आप करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास दिशा निर्देश है। क्या है, यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों को लिख रहे हैं, मतलब आपने अगर पहला गद्यांश चूज किया है तो आप लिखोगे प्रश्न 1 का गद्यांश नंबर 1, और अगर आपने 2 चूज किया है तो प्रश्न संख्या 1 का गद्यांश संख्या 2। ये मेंशन करना आपको जरूरी है, क्योंकि भाई एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे भी तो पता होना चाहिए कि आपने उत्तर क्या लिखा है। तो इस तरीके से आप देंगे। अब इसके बाद हम पहले अपना गद्यांश पढ़ेंगे। तो पहला गद्यांश हमारे सामने जो प्रस्तुत है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। परिश्रम कल्प वृक्ष है। जीवन की कोई भी अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण हो सकती है। परिश्रम जीवन का आधार है, उज्जवल भविष्य का जनक और सफलता की कुंजी है। सृष्टि के आदि से अद्यतन काल तक विकसित सभ्यता और सर्वत्र उचित परिश्रम का परिणाम है। आज से लगभग 50 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा।
या अंतरिक्ष में विचरण करेगा, पर निरंतर श्रम की बदौलत मनुष्य ने उन कल्पनाओं एवं संभावनाओं को साकार कर दिखाया है। मात्र हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से कदापि संभव नहीं है। मगर जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक चीजें संभव नहीं है। किसी देश, राष्ट्र अथवा जाति को उस देश के भौतिक संसाधन तब तक समृद्ध नहीं बना सकते जब तक कि वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करते। मतलब हमें कोई भी चीज का संसाधन है, मान लीजिए हमारी प्रकृति, हमारी भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मतलब हम जो है आपका खेत को उपजाऊ नहीं बनाएंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, गुड़ाई नहीं करेंगे, आपका पानी नहीं डालेंगे, बीज नहीं बोएंगे, तब तक हमें अच्छी जो है खेती नहीं मिल सकती। तो वही संसाधन क्या है? उपजाऊ भूमि। तो हमें क्या करना है? उसका दोहन यानी उसे प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भूभाग की मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, जब तक विधिवत परिश्रम पूर्वक उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई नहीं होगी, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। किसी किसान को कृषि संबंधी अत्याधुनिक कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, यदि उसके उपयोग में लाने के लिए समुचित श्रम नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती। अर्थात जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम उत्पादन क्षमता जो है उसमें वृद्धि कर ही नहीं सकते। परिश्रम से रेगिस्तान भी अन्न उगलने लगता है। हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी प्रगति की दुर्गति भी हमारे श्रम का ही फल है। भाखड़ा नागल का विशाल बांध हो या थुम्बा या श्री हरिकोटा के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, हरित क्रांति की सफलता हो या कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका तैयार करना, प्रत्येक सफलता हमारे श्रम का ही परिणाम है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो द्रुत गति हमने पकड़ी है, यानी द्रुत मतलब बहुत तेज गति जो प्रगति की पकड़ी है, वो सब क्या है? परिश्रम का ही फल है। तभी तो इतनी सारी चीजें बनी हमारी स्वतंत्रता के बाद में। जीवन में सुख की अभिलाषा सभी को रहती है। बिना श्रम किए भौतिक साधनों को जुटाकर जो सुख प्राप्त करने के फेर में है, वह अंधकार में है। उसे वास्तविक और स्थायी शांति नहीं मिलती। गांधी जी तो कहते थे कि जो बिना श्रम किए भोजन ग्रहण करता है, वह चोरी का अन्न खाता है। ऐसी सफलता मन को शांति देने के बजाय उसे व्यथित करेगी। यानी कि हमको ऐसा जो हम बैठे बैठे खाएंगे तो ये हमको शांति नहीं दे सकती, हमें उल्टा और परेशान करेगी। परिश्रम से दूर रहकर और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं, लेकिन वे हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। मन में मधुर कल्पनाओं के सजोने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य सिद्धि के लिए उद्यम और सतत उद्यम आवश्यक है। यानी कि हमें सिर्फ मन में सोच रहे कोई चीज पूर्ण हो जाए तो ऐसा नहीं होता। अगर वो हम चाहते हैं कार्य पूरा हो तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तुलसीदास ने सत्य ही कहा, सफल पदार्थ है जग माही, कर्महीन ना पावत नाही। अर्थात इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती हैं। मतलब सब कुछ इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरा संसार कर्म और फल के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा। यदि सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। अपना एक एक मिनट अपने लक्ष्य को समर्पित कर दें। काम में जुटने से आपको हर वस्तु मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं, सफलता, सम्मान, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। सिर्फ हमें क्या करनी है? मेहनत, हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये गद्यांश हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया। अब इस पे आधारित हमारे सामने 10 प्रश्न रखे गए। हर 10 प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प को हमें चुनना है। तो पहला जो प्रश्न हमारे सामने दिया है क्या है? निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
पहला है, गद्यांश में परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है क्योंकि इसमें भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है। इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। तो क्या दिया है, परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है क्योंकि इससे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति संभव है। क्योंकि अगर परिश्रम, कल्प वृक्ष हमें सब कुछ दे सकता था, तो अगर हम परिश्रम करेंगे और परिश्रम को ही हम कल्प वृक्ष में सब दे सकता था, और परिश्रम करेंगे तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण हो सकती हैं। तो इसका ये आंसर है घा। अब इसके बाद आ रहा है प्रश्न संख्या दूसरी। क्या है, गद्यांश में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होती है। गद्यांश में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्या वक्तव्य दिया गया है? भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है। संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। ज्ञान प्राप्त करने से परिश्रम आवश्यक है। कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। तो यहां पर पाठ में क्या दिया था, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गया कथन है संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। अर्थात हमें जो संसाधन, जो चीजें उपलब्ध हुई हैं, वो तो उनको हम तब उपयोग कर सकते हैं जब तो हम परिश्रम करेंगे। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 3। क्या है, भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या है? भारत ने जो परिश्रम किया उसका प्रमाण क्या क्या है? बताया गया था ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या हुआ है। तो क्या ऑप्शन है, बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। फिर दूसरा है कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र और रेगिस्तान। कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, हवाई पट्टियों का निर्माण। चौथा है वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका और प्रक्षेपण केंद्र। तो आप देखेंगे प्रक्षेपण केंद्र तीनों में है, कोविड-19 भी आपके साथ चारों में ही है। ये सभी कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज अलग हो जा रही है। देखिए, इसमें रेगिस्तान भी नहीं था, ना हवाई पट्टियों का निर्माण था और ना ही वृक्षारोपण की बात थी। बात क्या थे, बांध, भाखड़ा नागल बांध, तुम्बा बांध। तो ये हमारा पहला वाला सही है, बांध है, कोविड-19 का टीका है और आपका प्रक्षेपण केंद्र है। ये हमारा पहला वाला सही ऑप्शन है। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 4। कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है? कौन व्यक्ति है जो अंधकार में रहता है? श्रमहीन व्यक्ति, विश्रामहीन व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति, प्रकाशहीन व्यक्ति। जो व्यक्ति श्रम नहीं करता वो व्यक्ति अंधकार में रहता है। अर्थात जब तक श्रम नहीं करोगे तुम्हारा जीवन हमेशा अंधकार में ही बना रहेगा। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं लेकिन ये हवा से हल्के झोंके से ढह जाते हैं। इस कथन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? जो बोला है तो उसमें क्या चीज उसने समझाई है? तेज चक्रवर्ती हवाओं से आवासीय परिसर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, हवा का रुख अपने पक्ष में परिश्रम से किया जा सकता है। तीसरा, हवाई कल्पनाओं को सदैव संजोकर रखना असंभव है। चौथा, परिश्रमहीनता से व्यक्तित्व उपलब्धि नितांत असंभव है। तो सही क्या है ये? इसका क्या मतलब है? परिश्रमहीनता, अर्थात हम जब तक परिश्रम नहीं करेंगे व्यक्ति को किसी भी तरह की उपलब्धि होना संभव नहीं है। मतलब हवाई किले अगर हम बनाएंगे तो हवा के झोंके से ही उड़ जाएंगे। क्या दिया? लेकिन हवा के हल्के झोंके से उड़ जाते हैं। मतलब हम बैठे बैठे सब कुछ करते रहें, बैठे बैठे हम चीजें सोचते रहें और सोचे कि ये काम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी कि हम जो परिश्रम नहीं करेंगे और सोचते रहें तो ये असंभव है कि कोई भी कार्य हो पाए। तो सही हमारा क्या है? घा आपका। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 6। क्या है? सतत उद्यम से क्या तात्पर्य? सतत उद्यम निरंतर तपता हुआ उद्यम, निरंतर परिश्रम करना,
सतत उठते जाना, जान का सतत उद्यम। तो सतत उद्यम का तात्पर्य है निरंतर परिश्रम करना, लगातार परिश्रम हमें करते रहना चाहिए, तभी हमें जो है उपलब्धियां, जो हम मन चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें प्राप्त हो पाएंगी। प्रश्न 7 क्या है? किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब हमें चीजें सफलता मिले मगर तब भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती है? सकल पदार्थ द्वारा प्राप्त करने पर, भौतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त करने पर, दूसरों द्वारा किए गए अथक प्रयास से, आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पे। तो हमें अगर कोई चीज आसान तरीके से प्राप्त हो जाए या बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाए, तो उस चीज का सुख हम वैसे भोग नहीं कर सकते जब हम परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। तो सही मायने में क्या है, जब हम परिश्रम करते हैं तब हमें सफलता मिलती है, चीज मिलती है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। और अगर हमें बिना परिश्रम किए कोई चीज मिल जाए तो उसका मोल हम समझ नहीं पाते हैं। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 8। क्या? स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने पर होगा। स्वतंत्रता शब्द हमारे सामने दिया गया है, ये इसको हमें अलग करना है, तो उसका सही तरीका यहां पर कौन सा दिया है? स्व प्लस तंत्र प्लस ता, सु प्लस तंत्र प्लस ता, सा वतंत्र प्लस ता, सत वरत प्लस ता। तो सही इसमें क्या है? पहला वाला, स्व प्लस तंत्र प्लस ता। आपको पता है कि जब हम उपसर्ग या प्रत्यय अलग करते हैं तो बीच में जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ होना जरूरी है। तो आप इसमें देख रहे हैं तंत्र का अर्थ होता है स्व, एकदम सही तरीके से अलग हुआ है, और ता भी हमारा एकदम सही तरीके से अलग हुआ है। प्रश्न संख्या 9 क्या है? समुचित शब्द का क्या अर्थ है? इसमें समुचित शब्द दिया गया है उपर्युक्त, उपयुक्त, उपभोक्ता, उपकम। समुचित मतलब हमारे लिए समुचित, यानी कि हमको ये उपयुक्त है, हमारे लिए इतना सही। तो समुचित का मतलब होता है उपयुक्त, जितना भी सही है उतना ही। प्रश्न संख्या 10 क्या है? गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। अब इसमें जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके लिए अगर हमें उपयुक्त शीर्षक देना हो तो हम क्या देंगे? परिश्रम और स्वतंत्रता, परिश्रम सफल जीवन का आधार, परिश्रम और कल्पना, परिश्रम कल्पना की उड़ान। तो ये तो सही है कि परिश्रम से रिलेटेड है, तो परिश्रम तीनों में, लेकिन क्या दिया है? परिश्रम ही हमें सफलता प्रदान करेगा, मेन ये है। तो सही जो हमारा बैठ रहा है क्या है? परिश्रम सफल जीवन का आधार, ये एकदम उपयुक्त जो है शीर्षक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी अपना प्रथम गद्यांश खत्म किया। जो हमारा गद्यांश था पहला वाला, वो हमने यहाँ पर खत्म किया। अब हमारे पास आता है हमारा दूसरा गद्यांश। क्या दिया है? अब देखिए अथवा लगा है ना, तो पहले वाले गद्यांश या दूसरे गद्यांश में एक करना है। तो इसके पहले भी आपके सामने कुछ निर्देश हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आपको गद्यांश 2, प्रश्न संख्या 1 गद्यांश 2 मेंशन करना जरूरी है। जो भी गद्यांश आप अटेम्प्ट करेंगे वो संख्या डालनी आपकी जरूरी है। तो अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया है? गद्यांश शुरू करते हैं। विज्ञान प्रकृति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। भौतिकता आज आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का स्तर निर्धारित करती है। विज्ञान केवल सत्य, अर्थ और प्रकृति के बारे में उपयोग ही नहीं बल्कि प्रकृति की खोज का एक क्रम है। विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रकृति को जानने के विषय में हमें महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान देता है। व्यक्ति जिस बात पर विश्वास करता है वही उसका ज्ञान बन जाता है। कुछ लोगों के पास अनुचित ज्ञान होता है और वह उसी ज्ञान को सत्य मानकर उसके अनुसार काम करते हैं। वैज्ञानिकता और आलोचनात्मकता विचार उस समय जारी होते हैं जब विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित हों, यानी कि जब तक फैक्ट नहीं है तब तक कोई भी ज्ञान निराधार होता है। कोई भी ज्ञान है, अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, तो वो ज्ञान निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है।
वैज्ञानिक और आलोचक अक्सर तर्क संगत विचारों का प्रयोग करते हैं। तर्क हमें उचित सोचने को प्रेरित करते हैं। कुछ लोग तर्क संगत विचारधारा नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कभी तर्क करना जीवन में सीखा ही नहीं। अब वैज्ञानिक हो या आलोचक हो, हमारे सामने हमेशा ये हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो ऐसा होना, अगर ऐसा होता तो ये ऐसा हो सकता था, तो इस तरीके के बहुत से प्रश्न सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उसका सही सही आंसर मिल सके। प्रकृति वैज्ञानिक और कवि दोनों की ही उपास्या है। दोनों ही उसमें निकटतम संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करता है और सत्य की खोज करता है, परंतु कवि बाह्य रूप पर मुग्ध होकर उससे भावों पर तदात्मकता स्थापित करता है। वैज्ञानिक प्रकृति की जिस वस्तु का अवलोकन करता है उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी करता है। तो वैज्ञानिक ने बताया प्रकृति को जिस भी चीज को वो लेता है एकदम बारीकी से छोटे पॉइंट तक, मतलब उसकी शुरुआत तक जाके पता करता है आखिर इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, वो सभी कुछ जानने की कोशिश करता है। चंद्र को देखकर उसके मस्तिष्क में अनेक विचार उठते हैं। उसका तापक्रम क्या है, कितने वर्षों से वह पूर्णतः शीत हो जाएगा, ज्वार भाटे पर उसका क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार और किस गति से वह मंडल में परिक्रमा करता है और किन तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। यानी कि जब चांद की तरफ देखता है तो वैज्ञानिक के मन में जब इतने प्रश्न आए तभी तो उसने उत्तर ढूंढे और हमें पता चल पाया कि हमारी पृथ्वी के लिए चांद कितना आवश्यक है। वह अपने सूक्ष्म निरीक्षण और अनावृत चिंतन से उसको एक लोक ठहराता है और उस लोक में स्थित ज्वालामुखी पर्वतों तथा जीवधारियों की खोज करता है। इसी प्रकार वह एक प्रफुल्लित पुष्प को देखकर उसके प्रत्येक अंग का विश्लेषण करने को तैयार हो जाता है। अब जहां उसने चांद को देखा उसके बारे में सब जाना, अगर एक फूल खिला है तो उसके बारे में भी उसने जानने की कोशिश करी, आखिर ये फूल क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए खिल गया। तो जब बहुत सारे प्रश्न होते हैं तभी उसके उत्तर खोजे जाते हैं। उसका प्रकृति विषयक अध्ययन वस्तुगत होता है। उसकी दृष्टि में विश्लेषण और वर्ग विभाजन की प्रधानता रहती है। वह सत्य और वास्तविकता का पुजारी होता है। कवि की कविता भी प्रत्यक्ष अवलोकन से प्रस्फुटित होती है। वह प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंध स्थापित करता है। वह उसमें मानव चेतना का अनुभव करके उसके साथ अपनी आंतरिक भावनाओं का समन्वय करता है। वह तथ्य और भावनाओं के संबंध पर बल देता है कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, इस पे उसका मेन फोकस रहता है। उसका वस्तु वर्णन हृदय की प्रेरणा का परिणाम होता है। वैज्ञानिक की भांति मस्तिष्क की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं। कवियों द्वारा प्रकृति चित्रण का एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण कर लिया जाता है, अर्थात प्रकृति के तत्वों को मानव ही मान लिया जाता है ना। मानवीयकरण अलंकार हम लोग पढ़ते हैं जहां पे प्रकृति की तुलना एकदम मानव से जैसी कर दी जाती है। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। हिंदी में इस प्रकार का प्राकृतिक चित्रण छायावादी कवियों ने से पाया जाता है। इस प्रकार की प्रकृति चित्रण से प्रकृति सर्वथा गौण हो जाती है। इससे प्राकृतिक वस्तुओं के नाम तो रहते हैं परंतु झंकृत चित्रण मानवीय भावनाओं का होता है। कवि लहलहाते पौधों का चित्रण ना कर खुशी में झूमते हुए बच्चों का चित्रण करने लगता है। कि मतलब वो नहीं बताता कि प्रकृति लहलहा रही है, उनका कहने का मतलब हो जाता है कि बच्चे झूम रहे हैं। तो ये गद्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इस पे आधारित हमारे सामने प्रश्न आ गए। क्या दिया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है हमारे सामने, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह समग्र ज्ञान के साथ तादात्म्यता स्थापित करता है। दूसरा, प्रकृति आधुनिक विज्ञान की उपास्या है। तीसरा, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। चौथा, आधुनिक वैज्ञानिक का स्तर निर्धारित करता है। तो यहां पर क्या दिया है, अगर हम देखें जो हमारे गद्यांश में दिया गया है उसके हिसाब से हमारा सही है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो देता है और साथ ही विश्वसनीय देता है क्योंकि वो सारे फैक्ट्स को खंगाल के तब आंसर निकाल के हमको देता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं।
यह कथन दर्शाता है कि क्या बाह्य लोक का कवियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, ज्वार भाटे के परिणाम से बचना चाहते हैं, वर्ग विभाजन के पक्षधर बने रहना चाहते हैं, प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, वो बाह्य चीजों का भी करते हैं, यानी कि वो प्रकृति से बाह्य जो चीजें होती हैं उनका जो है अध्ययन करने की प्रयास करते रहते हैं। भाई प्रकृति तो सुंदर है, लेकिन अब ये सुंदर बनी कैसे, क्या हुआ, प्रकृति की सुंदरता में ही नहीं खो जाते, वो उसकी जड़ तक जाते हैं, उसके फैक्ट तक जाते हैं कि आखिर ये बना क्या है। तो प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3। क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चित्रण से तात्पर्य क्या है। सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। सौर मंडल को एक लोक और परलोक ठहराना, छोटी छोटी सी बातों पर चिंता करना, बारीकी से सोचना व निरंतर देखना, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। तो सही हमारा क्या है, ये वाला। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब बारीकी, सूक्ष्म मतलब छोटा सा भी निरीक्षण करना, और अनवरत चिंतन मतलब निरंतर लगातार बिना रुके सोचना उस बारे में, इसका ये तात्पर्य होता है। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, कौन अनवरत चिंतन करता है, कौन है जो अनवरत चिंतन कर रहा है, जिसके बारे में हमारे गद्यांश में बताया गया है। सूक्ष्माचारी, विज्ञानोपासक, ध्यान विलीन योगी, अवसाद ग्रस्त व्यक्ति। तो जिसने जो अनवरत चिंतन कर रहा है हमारे गद्यांश के हिसाब से, वो है विज्ञानोपासक, जो विज्ञान का उपासक है, जो विज्ञान की उपासना करता था, उसका निरंतर अध्ययन करता रहता है, उसको ही पूजता है वो। प्रश्न 5 हमारे पास क्या है, कौन वास्तविकता का पुजारी होता है। वास्तविकता का पुजारी कौन होता है, यथार्थवादी, काव्यवादी, प्रकृतिवादी, विज्ञानवादी। तो यथार्थ मतलब होता है हमारा, कहने का मतलब है वास्तविकता, जो एक्चुअल है, फैक्ट है, वो कौन जो है उसको पूजता है, वो होता है विज्ञानवादी। जो विज्ञान को जानते हैं वो हमेशा वास्तविकता को ही पूजते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है, कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है। तो यहां क्या दिया है, विचारों के मंथन से, प्रकृति के साक्षात दर्शन से, भावनाओं की उहापोह से, प्रेम की तीव्र इच्छा से। तो यहां पर क्या दिया है, कवि की कविता प्रकृति के साक्षात दर्शन से प्रस्फुटित होती है। जब वो कवि प्रकृति में इतनी सुंदरता देखता है तो उसके अंदर से कविता फूटने लगती है। प्रश्न संख्या 7 हमारे पास में आ रही है, कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य क्या है। कवि के बारे में, ज्वालामुखी के रहस्य जानता है कवि, मुझे तो नहीं लगता। जीवधारियों की खोज करता है, सत्य का उपासक नहीं होता, प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है, वो जो फूल खिलता है वो उसका अध्ययन करता है कवि उसको देखकर कविताएं बनाता है। तो सही हमारा घा है। तो 8वां प्रश्न हमारे पास सामने क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसका हमें शीर्षक देना है। कवि की सोच और वैज्ञानिकता, दूसरा है प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक उप्रति और काव्य जगत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अतुलनीय। तो यहां पर हमने देखा इस गद्यांश में कि दोनों ही प्रकृति को देख रहे हैं, दोनों को देखने का नजरिया भले अलग हो लेकिन है प्रकृति के उपासक। तो सही क्या होगा, प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक, क्योंकि दोनों की ही बात हमने करी है, कवि की भी करी है और वैज्ञानिक की भी करी है। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 9 क्या है, प्रकृति का मानवीयकरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, कल्पना प्रधान व भावोन्मेष युक्त कविता रची जा रही है। दूसरा, मानवीयकरण अलंकार का दुरुपयोग हो रहा है। तीसरा, प्रकृति व मानव के सामंजस्य से उदित दीप्त फैल रही है।
चौथा, मानव द्वारा प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। तो इसमें से सही आपको आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये पहला, कल्पना प्रधान, कल्पना मतलब इमेजिनेशन पूर्ण, भावोन्मेष युक्त, यानी भावनाओं से युक्त होकर, बहुत ज्यादा भावनाओं से, यानी कि कवि जो है वो प्रकृति को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, उसके भाव भर गए हैं, तो तब वो भावों की रचना कर रहा है। तो सही हमारा क्या है, पहला वाला। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 10। क्या है, लहलहाते पौधे व चित्रण का चित्रण ना कर झूमते बच्चे का चित्रण करना दर्शाता है कि, लहलहाते, कवि क्या करते हैं, वो लहलहाते का नहीं बोलते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं, इठला रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर खेत लहलहा रहे हैं तो वो क्या कहने लगते हैं, बच्चे झूम रहे हैं, तो मानवीकरण करने लगते हैं वो। ये बात हुई थी, हमने गद्यांश में पढ़ी थी। तो क्या है, कवि भावावेश में विषय से भटक गए हैं। दूसरा, प्रकृति के तत्वों को मानव माना है। तीसरा, कवि वैज्ञानिक विचारधारा के पक्ष में है। कवि विकास स्तर पर ही है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, वो प्रकृति में मानव का वेश समावेश कर रहे हैं। तो क्या है, प्रकृति के तत्वों में को मानव मान रहे हैं। सही हमारा खा होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में जो आ रहा है वो क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, आपके सामने यहां पर जो है काव्यांश दिया गया है, ठीक, काव्यांश, जो भी काव्यांश आप चूज कर रहे हैं उसके आगे वही नियम है जो गद्यांश में, यानी कि जो आप चूज कर रहे हैं उस गद्यांश को आप बोलेंगे कि हमने ये काव्यांश चूज किया है। जैसे यदि आप इस काव्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए, आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए काव्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो भी काव्यांश चुनेंगे उसमें आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 काव्यांश 1, प्रश्न संख्या 2 काव्यांश 2। तो जो भी आप चुन रहे हैं ये लिखना जरूरी है। अब काव्यांश को देखते हैं। पहला काव्यांश क्या है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, जग है असार सुनती हूं मुझको सुख सार दिखाता है, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता है, कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पाती हूं प्रतिपल मदिरा मत वाली, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन में, आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण, है हस्वर्ण सूत्र में वलीयत ये मेरी असफलता के धन। तो यहां पर जो ये कविता हम पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, हर शब्द में अपना ही अर्थ होता है। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको बादल घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। तो ये पूरी एक कविता हमारे सामने दी गई थी। अब इसी पे आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, बरसा करता पल पल मेरे जीवन में सोना, कवयित्री का सोना से क्या अभिप्राय है। यहां पर कवित्री क्या चीज बरस रही है, लिटरली सोना तो बरसेगा नहीं, तो वहां क्या बरस रहा है, स्वर्ण कंचन आनंद आराम। तो स्वर्ण कंचन का मतलब तो सोना ही हुआ, तो सोना तो नहीं बरस रहा। तो यहां पर क्या तात्पर्य, यानी कि आनंद और आराम हमारे पास दो रह जाते हैं। ये तो हमारा सोने का ही पर्यायवाची है, तो ये हमारा पहले ही हट गया। आनंद और आराम से हमें कभी भी साहस सफलता नहीं मिलेगी, जैसा कि कवित्री ने बोला है कि हमारे सफलता मिली। तो यहां पर सही क्या है, आनंद, पल पल क्या है, आनंद बरसता रहता है। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 क्या है, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है, यानी कि असफलता के जो बादल हैं उससे कवित्री किस चीज को घेर के रखा है। असफलता के बादलों को सोने की छड़ी से घेर कर रखा है,
दूसरा, कवियत्री सफलता में भी असफलता की आशा से भरी रहती है। तीसरा, कवियत्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। चौथा, बादल के बरसने पर निकलने वाली बूंदों से, क्योंकि इनसे नव सृजन होता है। तो कवियत्री, अगर आप कविता ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, हमने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर के रखा, यानी कि आनंद के सूत्र, यानी कि जो असफलताएं हैं उसको भी मैंने आनंद से घेर दिया है। तो सही हमारा क्या है, थर्ड वाला, कवियत्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या हमारी 3 क्या है, कवियत्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना, यह निष्कर्ष निकाला है कि, क्यों निकाला है, क्या बात है, अनुकूल परिस्थितियां सदैव वश में नहीं रह सकती हैं। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है, जीवन में हितकारी साथी सदैव होने चाहिए। और चौथा है, प्रेम, विश्वास व साहस की डोर सदैव लंबी होती है। तो इसका सही, कवियत्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि जीवन में हितकर साथी सदैव होने चाहिए। जो हमारा हित चाहें, ऐसे साथियों को हमेशा हमें साथ रखना चाहिए। यानी कि विश्वास, साहस और प्रेम, ये हमारा रिश्ता संसार के साथ बनाए रखते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पे। 4 क्या है, मुझको सुख का सार दिखाता कवियत्री को यह अनुभूति कब होती है और क्यों होती है, समझाइए। पहला है, जब लोग संसार को साहित्य विहीन बताते हैं, क्योंकि अब लोगों को साहित्य के प्रति रुचि पूर्वत नहीं रही है। दूसरा, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। तीसरा, जब कवियत्री विशाल सागर को फैले हुए देखती है और प्रसन्न होती है। चौथा, कवियत्री के अनुसार जीवन में केवल खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा को नहीं देखा है। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो इसमें हमारा सही जो आ रहा है वो हमारा क्या बैठ रहा है, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा है। वो जानते हैं कि लोग, वो यह बताते हैं कि सुख सार दिखाता, मुझको सुख का सार दिखाता, मतलब पूरा संसार जो है वो सुख से भरा हुआ है। अब देखिए, सुख से भरा हुआ है, सुख का सार दिख रहा है, और लोग क्या है, इसका प्रयोजनहीनता दिखाते हैं कि इसका कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तब वो इस चीज को बोलती है वह प्रश्न संख्या 5 क्या है, कवियत्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है, जो असफलताएं उसके जीवन में आई हैं उसे किस रूप में स्वीकार कर रही हैं। प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हैं, वेदनामयी अवस्था में ग्रहण करती हैं, तिरस्कार कर देती हैं, हताश होकर स्वीकार करती है। तो कवियत्री ने अपनी असफलताओं को प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तभी हम आगे कोशिश करते हैं सफल होने के लिए। अब हम अगर हार गए, रो लें, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला हमारा क्या होता है, अगर असफल हुए हैं तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो कवियत्री ने भी ऐसे ही एक्सेप्ट किया हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कविता में निहित संदेश द्वारा स्पष्ट कीजिए। कविता का जो संदेश हमें मिल रहा है उससे हम किस तरीके से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका हम निराकरण कर सकते हैं। तो पहला है, मनुष्य हताश होकर सहायतार्थ समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। यानी कि जो भी कर रहा है वो बिल्कुल निरंतर करता रहे। मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे, मतलब वो उसको बिल्कुल भी थकना नहीं चाहिए, अरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। फिर है, निरंतर प्रयासरत रहकर पर स्वावलंब से जीवन पथ पर गतिमान होना चाहिए। चौथा है, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो सही हमारा यहाँ पर क्या है, खा वाला, हमें हताश नहीं होना चाहिए और समस्याओं को हल करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस कविता का जो है संदेश हमको मिल रहा है। अब आ रहा है
प्रश्न संख्या 7, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो अब ये जो है उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, तो आप देखेंगे यहां पर इन दो शब्दों में हमारा अलंकार है, उ और उ, यानी कि यहां पर कौन सा हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार। यहां पे उ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब है प्रश्न संख्या 8। 8 क्या है? कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्या इसका शीर्षक होना चाहिए? सुख और दुख, मेरा जीवन, मेरा सुख, पर पीड़ा। तो यहां पर क्या दिखा है, कवित्री ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि उसके जीवन में कैसे सुख आए, कैसे पीड़ा आई, जब आती हैं तो उसको कैसे वो हैंडल करती हैं, सभी कुछ। तो यहां पर इसका सही अगर उपयुक्त शीर्षक है तो वो होगा मेरा जीवन। तो यहां पर हमने अपना प्रथम गद्यांश काव्यांश जो है वो खत्म किया। अब दूसरा काव्यांश हमारे सामने आ रहा है। दूसरा काव्यांश क्या है? यदि आप इस काव्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए काव्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। काव्यांश क्या है? एक फाइल ने दूसरी फाइल से कहा, बहन लगता है साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं बार बार सामने जाती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, करती हूँ विनती हर बार, साहब जी इधर भी देख लो एक बार। पर साहब की कभी मुझे नीचे पटक देते हैं, कभी पीछे सरका देते हैं, और कभी कभी तो फाइलों के ढेर तले दबा देते हैं। अधिकारी बार बार अंदर झांक जाता है, डरते डरते पूछ जाता है, साहब कहाँ गए हैं, हस्ताक्षर हो गए। दूसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया, जीवन का नया फलसफा सिखाया। बहन हम यूं ही रोते हैं, बेकार गिड़गिड़ाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग कागज पर नहीं दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो ये जो हमारा काव्यांश था दूसरा वाला वो हमने देख लिया। अब उस पे आधारित प्रश्न है, साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं? क्या बात है कि वो जल्दी जल्दी सारे काम को कर रहे हैं? पहला, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया है। दूसरा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा, कार्यालय की प्रगति की चिंता करते हैं। चौथा, बड़े साहब कल निरीक्षण करने आने वाले हैं। तो यहां पर देखिए दिया है, लोग आते हैं चले जाते हैं, तो इसका तात्पर्य यहां पर ये लग रहा है कि उनका यहां से ट्रांसफर हो गया है, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। अब है प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या पूछ रही है? फाइल क्यों रोती है और गिड़गिड़ाती है? साहब की स्वार्थपरकता के कारण, अपना कार्य पूर्ण ना होने की पीड़ा के कारण, अकेलेपन की असहनीय पीड़ा के कारण, फाइल का स्वभाव रोना और गिड़गिड़ाना ही है। तो फाइल क्यों रो रही है, गिड़गिड़ा रही? क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, अपना कार्य पूर्ण ना हो पाने की पीड़ा के कारण फाइल रो रही है। अब है प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास क्या दिया है? जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, हार से सबक सीखना चाहिए, जीत हार सभी कुछ अंतरिम है। तो ये इसमें सही क्या था जो कविता के अनुसार होगा? कहिए कि जीवन का फलसफा है कि किसी भी हाल में विलाप नहीं करना चाहिए। तभी तो बोला लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ दिलों पे हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो सही क्या है? हमें विलाप नहीं करना चाहिए। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारी क्या है? कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं वे अस्पष्टता के कारण बेमानी हो जाते हैं।
दूसरा, वह यह शिक्षा देते हैं कि हमें एकाग्रचित्त होकर सुनना देखना चाहिए। तीसरा है, वे लोग अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। चौथा है, वे केवल सिद्ध लोगों को ही प्रभावित करते हैं। तो सही क्या है? जो अक्सर कार्य, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। प्रश्न 5 क्या है? दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? जो फाइल रो रही थी उसको समझाने के लिए दूसरी फाइल आई थी ना, तो दूसरी फाइल ने उसे क्या समझाया था? कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। मतलब कार्य जैसा भी हो, जब समय आता है तो वो हो ही जाता है। यदि कार्य उचित हो तभी उसकी पूर्णता संभव है, यानी कार्य सही हो तभी वो हो सकता है। कार्यकर्ता का फल है, इसीलिए पश्चाताप व्यर्थ है। सकारात्मक रहकर ही कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना संभव है। तो कविता के अनुसार अगर देखेंगे तो दूसरी फाइल ने पहली फाइल को ही बताया था कि जब समय आता है तो वो कार्य हो ही जाता है। मतलब कार्य कैसा भी हो समय अनुसार संपन्न हो ही जाता है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 6। क्या? कविता का संदेश क्या? ये कविता हमें क्या संदेश दे रही है? लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। दूसरा, परोपकारी कार्यों में लोग प्रभावित होते हैं। कार्यालयों में फाइलों के रूप में कार्य लंबित रहता है। चौथा, कार्यालयों में अधिकारी साहब को ढूंढते रहते हैं। तो यहां पर क्या है? जो लोग कार्य अपना जल्दी निपटाते हैं, लोग उसी से प्रभावित रहते हैं। तो जो लोग जल्दी कार्य करते हैं उनसे सभी प्रभावित, यानी कि हमारा का वाला, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रभावित रहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 7 क्या है? किनमें व्यंग का भाव छिपा है? वो कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें व्यंग का भाव छिपा हुआ है, हंसी का थोड़ा सा? तो क्या है? साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं। दूसरा है, और अपनी महक छोड़ जाते हैं। तीसरा है, हस्ताक्षर कहां रुकते हैं? हो ही जाते हैं। और चौथा है, दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो जो पंक्ति व्यंग कर रही है, कहने का मतलब है हस्ताक्षर कहां रुकते हैं? हस्ताक्षर किसी हाल में नहीं रुकते, जब हो ही जाते हैं। फाइल कोई भी हो, हस्ताक्षर हो ही जाते हैं। इनमें व्यंग छिपा हुआ है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 8 क्या दी हुई है? आपकी उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये जो हमने काव्यांश पढ़ा, इसका शीर्षक क्या है आपका? हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श, दिल को छू लेना। जीवन का सार, जीवन दर्शन, भाग्य व कर्म। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो सही बैठ रहा है इस कविता के अनुसार, वो सही है हमारा जीवन का सार। जीवन का सार अर्थात फाइल के माध्यम से, दफ्तर के माध्यम से बताया है कि समय जैसा भी हो, जब उस कार्य जैसा भी हो, जब समय आता है तो हर कार्य संपन्न होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को प्रभावित करते हैं और कुछ कार्य बस ऐसे ही संपन्न हो जाते हैं। तो उसका क्या है? जीवन का सार हमारा सही है। तो यहां पर हमारा जो गद्यांश था दूसरा वाला, वो भी खत्म हुआ। अब यहाँ पे खंड का हमारा खत्म हो रहा है और हमारा खंड ख शुरू हो रहा है। क्या दिया है अब प्रश्न 3 में? निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है, हमारी बुक है जो अभिव्यक्ति और माध्यम के, उसके प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न हमसे पूछे गए हैं 5 प्रश्न, ये पांचों बहुविकल्पीय हैं। क्या दिया है? पहला, खबर के दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंधित चरण क्या होता है? कहने का मतलब है जब कोई न्यूज़ होती है, अब न्यूज़ की हमारे पास पिक्चर्स नहीं आई है, सिर्फ न्यूज़ आ गई है और सिर्फ एक एंकर उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो वो चरण क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं ड्राई एंकर, यानी कि सिर्फ एंकर उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए कोई भी पिक्चर्स दिखाने के लिए नहीं है। तो ये सही हमारा ऑप्शन क्या है कि जब सिर्फ पिक्चर हमारे पास, एंकर उस चीज को बोल रहा है और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए उसके पास, तो उसको हम ड्राई एंकर बोलते हैं। अब हम आते हैं हमारी प्रश्न संख्या 2 पर। कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था। अब आपके सामने एक सिचुएशन प्रस्तुत की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अचानक कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया।
जब तक उसने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए। यह स्थिति क्या दर्शाती है? मतलब रेडियो पे समाचार सुन रहे थे, शब्द नहीं समझ में आए, और जब तक वो ढूंढने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी से गया तब तक समाचार खत्म हो गया। तो ये स्थिति क्या होगी? अब आपके सामने 4 स्थितियां दी हैं, आपको सही चुनना है। शब्दकोश में प्रतिपादित अर्थ ढूंढना असाध्य है, यानी शब्दकोश में अर्थ को ढूंढना मुश्किल है, ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं होता, यानी जो शब्द प्रसारित किए जा रहे हैं, तुरंत किए जा रहे हैं, उनको हम अगर हम समझ में नहीं आया तो उनको हम तुरंत जो है कहीं ढूंढ नहीं सकते हैं। शब्दों का स्थायित्व अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, यानी कि जो शब्द होते हैं वो स्थायित्व होते हैं, वो हमेशा लाभदायक होते हैं, ऐसा नहीं होता। समाचारों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। तो यहां पर ये जो सिचुएशन इन्होंने पूछी है वो सिचुएशन के हिसाब से हमारा ये वाला सही है। प्रसारित जो शब्द होते हैं उनका निराकरण आसान नहीं होता है, उनको हम तुरंत उनका निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो तो करके निकल गए ना, अब हम क्या करें, तो वो हमें आसानी से नहीं मिल सकते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास प्रश्न संख्या हमारी 3। क्या दिया है? श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की स्थिति में टेलीविजन सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि यह हम जो लोग होते हैं सबको आसानी से बांध के रख लेते हैं टेलीविजन वगैरह, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? नियमित एवं निरंतर प्रसारित होता है, वो लगातार प्रसारित होता है, डेली प्रसारित होता है, इसलिए लोग उससे बंधे रहते हैं। दूसरा, अधिक प्रामाणिक और द्विरेखीय माध्यम है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही सबूतों के साथ पेश करता है, और द्विरेखीय मतलब वो द्रव्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम है। तीसरा, समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य करता है, जो समाचार होते हैं उसके फैक्ट्स को लेकर प्रस्तुत करता है, इसलिए ऐसा होता है। चौथा, दृश्य एवं श्रव्य सुविधा प्रदान करता है, और इसमें चौथा जो है वो देखने और सुनने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए वो सबसे प्रचलित माध्यम है। तो सही हमारा क्या है? श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की स्थिति में टेलीविजन सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि वह दृश्य और श्रव्य सुविधा प्रदान करता है, मतलब दिखाता भी है और सुनाता भी है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। क्या है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? जब कविता होती है, कविता में हम जब सबसे पहले एंटर करते हैं तो वो कौन सा दृश्य होता है जो हमारे लिए अनजाना होता है, और सबसे पहला उपकरण हमारे सामने आता है। कविता मतलब जब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आती है? मेलजोल, शब्द, अर्थ, अलंकार। सबसे पहले अगर हम कविता किसी को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो आता है वो होता है शब्द। शब्दों को ही जोड़कर तो हम कविता को संपन्न करते हैं, तो सबसे पहला क्या है? शब्द। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है? कवि की व्यक्तित्वता में सामाजिकता मिली होती है, यह कथन निरूपित करता है, यानी कि कवि जो है उसके व्यक्तित्व के अंदर सामाजिक व्यक्तित्वता भी मिली होती है, उसके व्यक्तित्व में समाज भी मिला होता है। ये जो स्थिति होती है, ये कथन किस चीज से हमें पूर्ण करता है? सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक समरसता, सामाजिक अराजकता या सामाजिक असमर्थता। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति जो कवि होता है उसके व्यक्तित्व के अंदर समाज की जो व्यक्तित्व है वो मिला है, यानी कि कोई चीज आकर मिल रही है। तो ये कहां पे हो रहा है? सामाजिक समरसता। समरसता का मतलब ही है आकर मिल जाना, मेलोजोल हो जाना। तो यहां पर क्या हुआ? सामाजिक समरसता। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 4। क्या दिया है प्रश्न संख्या 4 हमारे पास? निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो अब यहां पर हमारे सामने क्या दिया है? आपके सामने एक हमारी कविता जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ जो काव्यांश है वो दिया है, पठित काव्यांश दिया है, और इसी पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। पहला क्या है? और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के आम और बौर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी मधुमस्त पिक और पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व।
अभ्यास करके दिखावेंगे, यही नहीं जानता कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो बसंत आया जो है ये कविता है उसी से ली गई है। तो इस कविता में कवि ने जाना कि बसंत कैसे आया, वो किस तरीके से आ रहा है, ये सारा वर्णन उन्होंने इस कविता के अंदर किया हुआ है। अब इस पे आधारित जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, पहला क्या है, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बौर आवेंगे में निहित व्यंग कौन से विशेष वर्ग को चयनित करते हैं। तो कौन सा विशेष वर्ग बता रहे हैं, यहां पर पहला है वन संरक्षण विभाग के बारे में बता रहे हैं कवि, दूसरा बौद्धिक वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तीसरा पर्यावरण विभाग के बारे में बता रहे हैं, और चौथा पूंजीपति वर्ग के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ बताया और कविताएं पढ़ते रहने और आम के बौर आने, जो ये पंक्तियां हैं इसमें ये पूंजीपति वर्ग के बारे में बताया। भाई पूंजीपति वर्ग जो आजकल इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे नहीं पता कि कौन सा मौसम, कौन सी ऋतु कब शुरू हो रही है, तो वो क्या करते हैं भाई, आम के बौर वगैरह आने से तो उनको नहीं पता चलता ये सारी चीजें, उन्हें किससे पता चलता है, उन्हें कैलेंडर देखने से पता चलता है। तो इसमें जो है वो पूंजीपति वर्ग के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 2 हमारे पास में क्या है, कवि द्वारा बसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है। उन्होंने बताया बसंत पंचमी ये छुट्टी है, वो किस चीज को बताना चाह रहे हैं। पहला, वह दफ्तर में एक प्रतिष्ठित व जागरूक अधिकारी है, वह दफ्तर में जारी हुई प्रत्येक सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, मतलब जितनी सूचनाएं आती उनको सभी ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तीसरा, वह उत्सुकतावश कैलेंडर में छुट्टियां देखता रहता है। चौथा, वह एकाकी और संकुचित स्वभाव वाला बन गया है। तो यहाँ ये बताते हैं कि वो अब समाज में तो रहते हैं लेकिन उनका जो संपर्क है वो समाज से कहीं हद तक हट चुका है। वो बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, तो बड़े शहर में आने पर भी उनका स्वभाव संकुचित हो गया क्योंकि ज्यादा लोगों से वो मेल जोल नहीं रख पाते हैं और एकल रहने लगे हैं। तो सही क्या है कि वो उन्होंने इस बात में इंडिकेट किया है कि वो एकाकी मतलब एक अकेले हो गए हैं, और संकुचित स्वभाव मतलब सिर्फ अपने तक ही उनके स्वभाव सीमित हो गए हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है, बसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है, जब बसंत आ जाती है तो प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं। ढाक के वन दरकने लगते हैं और आम में बौर आ जाती है, आम में बौर आ जाता है और कैलेंडर फड़फड़ाने लगता है। तीसरा है, आम के बौर आ जाता है तथा दफ्तर में छुट्टी होती है। चौथा, डाक के वन दहकने लगते हैं और कैलेंडर फड़फड़ाने लगते हैं। तो जो कविता के अनुसार है वो क्या है, ढाक के वन दहकने लगते हैं और कैलेंडर फड़फड़ाने लगते हैं। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारी क्या है, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। पंक्तियों द्वारा आकलन किया जा सकता है। क्या चीज पंक्तियों द्वारा समझी जा सकती है, तो इन चारों में से हमें समझना है ये कि ये इसमें से सही इसका अर्थ कौन सा निकल रहा है। तो पहला हमारा क्या है, कोयल और मस्त भंवरे बसंत के आगमन पर प्रफुल्लित होकर अपने गीत गाएंगे। दूसरा है, नव सृजन व रचनात्मक लेखन की अत्यधिक आवश्यकता है। तीसरा है, कविगण विदेशों के भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। चौथा है, कवि ने कोयल और भंवरों की सहज धेगिमाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया है। तो यहां पर सही क्या है, वे नंदन वन होंगे यशस्वी, मधु मस्त पिक भौर आदि अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो कविगण है वो जो विदेशों के जो भंवरे और कोयल है वो यहाँ पर आकर अपनी अदाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उनकी अदाएं बहुत ही सुंदर और मदमस्त हो जाएंगी। ये है। अब आ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या है, दहर दहर दहके में किस अलंकार का उपयोग किया गया है। तो आप यहां देख रहे हैं दहर दहर का मतलब ही एक ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा तपने लगेंगे, और दा वर्ण की आवृत्ति के कारण वहां पे अनुप्रास अलंकार है। तो सही हमारा क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार। दहर दहर में अदहर दहर दहकेंगे।
देखिए दहर दहर में हमारा पुनरुक्ति प्रकाश है और ये दा और दा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 4 खत्म हुआ। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है। 5 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी कि अब हमारे पास जो गद्यांश है ये पठित गद्यांश है और इस पर हमको इसको पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका हमें उत्तर देना है। तो क्या है, चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहां मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत सम्मिश्रण रहता था। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहां खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटकते थे। आप इस इधर से उधर टहल रहे थे। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ था। बात की काट छांट का क्या कहना, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्ता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बचा तनाही। तो ये इस तरीके से जो है हमारे सामने एक गद्यांश प्रस्तुत किया गया है। ये हमारा पढ़ा हुआ पाठ का है, तो ध्यान रखिए उसी के हिसाब से आप कार्य करेंगे। तो पहला जो प्रश्न इस गद्यांश के आधार पर पूछा गया है क्या है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण था। इस कथन का औचित्य क्या है, इस कथन को क्यों बोला गया है, क्या कारण है। प्रेम और उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण लेखक मंडली में दिखाई देता था। लेखक की जो मंडली थी उसमें सभी चीज दिखाई देती थी। दूसरा, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी को पुरातत्व की अच्छी जानकारी थी। आपका तीसरा है, लेखक मंडली की आयु उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी से बहुत अधिक थी। चौथा, लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। तो पुरातत्व दृष्टि से देखने मतलब ये समझा जाता था कि चौधरी बद्रीनारायण जो है वो बहुत ही पुराने विचारों के व्यक्ति थे। ये चीज जो है लेखक मंडली उन्हें समझती। लेखक मतलब हमारे जो लेखक थे उनके सभी दोस्त ये सारी चीजें समझते थे चौधरी बद्रीनारायण जी के बारे में। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है, उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। इसका अभिप्राय है कि पंडित उमाशंकर त्रिवेदी एक बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। दूसरा, लेखक और उनके साथियों को बड़ी रियासत प्राप्त हुई थी। तीसरा, उनके पास बहुत ही बड़ी रियासत थी और तबीयत ठीक नहीं रहती थी। चौथा, कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। तो इसमें सही क्या है हमारा चौथा, मतलब वो जो कोई भी कार्य करते थे बद्रीनारायण जी, ये सारी चीजें उनसे टपकती थी कि बहुत रईस हैं, बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। ये सभी उनके कार्यकलापों से झलकता था। अब है प्रश्न संख्या हमारी 3 क्या दिया हुआ है, चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे। खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले, क्रोधी स्वभाव के, कंधों तक बालों वाले, कंधों तक बालों वाले, स्वार्थी, खासी हिंदुस्तानी रईस। तो वो क्या थे, वो खासे हिंदुस्तानी रईस थे भाई, अमीर थे और उनके बाल कहां थे, घुंघराले घुंघराले काले, कंधों तक लटकते थे। तो सही क्या है, खासे हिंदुस्तानी रईस और कंधे तक लंबे बालों वाले। प्रश्न संख्या 4 क्या है, कारे बचात नाही। तो यहां क्या है, कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वो इसको कहने से क्या चीज बताना चाहते हैं। नौकर से गिलास टूटने पर क्रोधित हो रहे थे। दूसरा, नौकरों को बहुत डांट डपट कर रखते थे। तीसरा, वस्तुओं का नुकसान सहन नहीं करना चाहते थे। चौथा, विलक्षणता और चुटकीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी थे। यानी कि उनके अंदर उनके कहने की बातों में विलक्षणता थी और हंसी मजाक सबसे कर, चाहे नौकर भी हो उनसे भी वो हंसी मजाक कर लिया
करते थे। तो सही हमारा क्या है, विलक्षणता और चुटकीलापन जैसे विशेष गुणों के वे स्वामी थे। अब है हमारा प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या है, गद्यांश के अनुसार एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे पीछे लगा हुआ है। अनुमान के आधार पर बताइए कि लड़का कौन हो सकता है। वर्तमान संदर्भ में यह किस अवस्था को दर्शाता है। तो वर्तमान जो अभी की संदर्भता होगी तो क्या उसको हम बोलेंगे। पहले तो बच्चा वो क्यों लगा हुआ है भाई, ये कारण क्या है और इस अवस्था को क्या बोलते हैं ये बताना है। तो पहला है चौधरी साहब का बेटा है और वो पितृभक्त है, उनका बेटा है और वो पिता की भक्ति में लगा रहता है। दूसरा, चौधरी साहब का भाई और भातृ प्रेम है, मतलब वो भाई के प्यार में लगा रहता है। तीसरा है चौधरी साहब का नौकर है और बाल मजदूरी कर रहा है। नौकर है ये तो सही है, लेकिन बाल मजदूरी कर रहा है कि नहीं ये नहीं पता। चौधरी साहब का प्रशंसक है और साहित्य प्रेमी है। तो सही हमारा क्या है आपका, चौधरी साहब का नौकर है और बाल मजदूरी। भाई छोटा सा बच्चा है तो अगर अवस्था हम बोलेंगे तो वो बाल मजदूरी ही तो हुई ना, छोटा सा बच्चा नौकरी करेगा यानी कि बाल मजदूरी हुई। तो चौधरी साहब का नौकर है, ये चीज तो स्पष्ट है। अब हमारे पास में जो आ रहा है वो है प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं आपको। तो अब हमारे सामने 6 प्रश्न आएंगे और उनमें से 4 प्रश्न हमें करने हैं। तो बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं यजमान लोक सेवा करूंगा दर्शाता है कि, तो ये हमारे गद्य खंड से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये उनमें से है। तो इसमें यहाँ क्या बताया था, लोक सेवा करना चाहता है, वो लोगों की सेवा करना चाहता है। सिखाया हुआ उत्तर दे रहा है, लड्डू खाना चाहता है, ढेले चुनकर उत्तर दे रहा है। तो मतलब अंदाजा, मतलब मुझे 1 पे ये उत्तर देना है, 2 पे ये उत्तर देना है, 3 पे ये देना है, ऐसा चुन के उसने इसलिए ढेले पे उत्तर। तो सही क्या था, हमने पाठ के अनुसार देखा था कि वो रटा रटाया उत्तर दे रहा है, कि उसको जो सिखाया गया था वही उत्तर। तो सही क्या है, सिखाया हुआ उत्तर दे रहा है। अब प्रश्न 6 का प्रश्न संख्या 2 हमारे पास में क्या है, संवदिया कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। जो संवदिया कहानी पढ़ा है हमने वो क्या चीज बताने के लिए है। पहला है संवाद का महत्व, दूसरा पानवीय संवेदना, ग्रामीण जीवन और जीवन का बंटवारा। तो यहां पर क्या है आपका मानवीय संवेदना, यहां पर क्या आएगा, मानवीय संवेदना को बता रहा है कि लोगों के अंदर कि किस तरीके से जो बड़ी बहू होती हैं वो परेशान हैं, संवदिया का कार्य वो भूल जाता है और अपनी संवेदना को दिखाते, मानवीय संवेदना को दिखाते हुए बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारी वो अपने हाथ पर ले लेता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, मानवीय संवेदना को वो बताता है। प्रश्न संख्या 3 हमारी क्या है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला आई थी। हरगोबिंद सोच रहा था कि किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। तो हरगोबिंद को जो संवाद दिया गया था वो डर गया था कि ये संवाद कैसे जाके उनके घर सुनाएगा, और जबकि बहुरानी भी जो है वो संवाद कहते कहते बहुत ज्यादा रोई थी। पंक्तियों में समाहित भाव क्रमशः प्रदर्शित होता है। कौन सा भाव जो है वो क्रमशः, यानी कि बहुरानी का आंखों का झलकना और हरगोबिंद का सोचना कि वो कैसे संवाद सुनाएगा, ये किस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। तो पहला क्या है, अनुरक्ति या कश्मकश, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो दुखित हैं, और जो है दूसरा हरगोबिंद के बाद कश्मकश है कि वो कैसे इस संवाद को बताएगा। दूसरा है संताप एवं की कर्तव्य विमूढ़ता, तीसरा है कि कर्तव्य विमूढ़ता एवं अनुरक्ति, चौथा है आश्रय एवं संताप। तो इसका सही जो आंसर है वो है संताप। बहुरानी संताप कर रही हैं, अपनी परिस्थिति को लेकर दुखी हैं, इसलिए वो रो लेती हैं। और हरगोबिंद के लिए है कि कर्तव्य विमूढ़ता, मतलब उसका कर्तव्य है कि जो संवाद कहा जाए उसे जाकर जहां आपको बोलना है वहां वैसे ही भाव से बोलिए। लेकिन ये ऐसा संवाद है कि हरगोबिंद उसको बोल नहीं पा रहा, तो उसे का जो कर्तव्य है उसे उससे हटना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि कर्तव्य विमूढ़ता। तो सही हमारा है संताप और किम कर्तव्य विमूढ़ता। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, आशा को बावली कहने से कवि जयशंकर प्रसाद का मंतव्य क्या है। कवि ने आशा को बावली क्यों बोला।
ठीक है, ये हमारा जो कविता है पहली देवसेना और कालनेलिया का गीत यहाँ से लिया गया है। क्या दिया है? आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख से भरमाए रहती है, देवसेना बावली हो गई है, आशा संघर्ष में जीवन व्यतीत करती है, आशा देवसेना के रथ पर सवार है। तो यहां पर क्या है, देवसेना ने जो आशा लगा के रखी थी, तो आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख से भरमा देती है, यानी कि आशा जो है हमें कल्पनाओं से भर देती है, हम कल्पनाओं में जीने लगते हैं। तो हमें आशाओं से जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए। सही हमारा है आपका का। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? कार्नेलिया का गीत कविता में उड़ते खग निम्नलिखित में से किस विशेष अर्थ की व्यंजना करते हैं? तो उड़ते खग, कार्नेलिया के गीत में भारत की सुंदरता गौरवता के बारे में कार्नेलिया ने जो है वो गीत लिखा था। तो उसमें उड़ते खग से क्या तात्पर्य है? पहला है प्राकृतिक सौंदर्य को देख व्यक्तियों का आनंदित होना, दूसरा पंख फैलाकर उड़ते पक्षियों का समूह, तीसरा देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह, चौथा है देश के बाहर से आए हुए पक्षियों का समूह। तो गीत के अनुसार क्या था? उड़ते खग हैं जो विदेश के जो लोग होते हैं वो आकर भारत में आकर बस जाते हैं और भारत उनका जी खोल के स्वागत करता है। तो यहाँ उड़ते खग से तात्पर्य है देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह, जिन्हें भारत दिल खोल कर स्वागत करता है। प्रश्न संख्या 6 हमारे पास में है, तोड़ो 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 ये पत्थर से ये चट्टाने, उपयुक्त पंक्तियों में पत्थर और चट्टाने किसका प्रतीक है? तो ये कविता है तोड़ो तोड़ो से, तो उसमें हमने ये जो पत्थर और चट्टाने हैं ये किस चीज का प्रतीक समझा था? पहला है प्रकृति का, दूसरा परिश्रम, तीसरा बसंत और चौथा बाधाएं। तो हमने क्या था देखा था, पत्थर और चट्टाने जो हैं वो जीवन में आने वाली बाधाएं हैं जिनको हम तोड़ने की बात करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे सामने 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये इनमें से हमें क्या करना है? सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या दिया है? चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहे हैं। तो ये पाठ हमारे पास लिया गया है सूरदास की झोपड़ी से प्रश्न है। तो ये क्या चीज बता रहे थे? गांव वालों के लिए, मतलब जिनका कलेजा ठंडा होने का बात था, गांव वालों का कलेजा ठंडा होगा, जगधर को मिलेगा, भैरव को या मिठुआ को? किसको? तो यहां पर भैरव को, क्योंकि भैरव ने ही तो उसकी झोपड़ी में आग लगाई थी। तो भैरव को यहां पर चिन्हित कर रहा है कि अगर चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो झोपड़ी में आग नहीं लगती तो भैरव के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? रूप ने कहा कि आप यहां अकेले हैं जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते, क्यों? तो रूप सिंह बहुत दिन बाद आए थे, तो भूप सिंह वहां पे पहले से रहते। तो ये सब वही चीज बताई गई कि रूप ने कहा कि यहाँ अकेले हैं जबकि भूप सिंह ऐसा महसूस नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप तो यहाँ अकेले रहते हो, लेकिन भूप सिंह को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। तो क्योंकि वे पहाड़ों पर, भूप सिंह को अकेलापन क्यों महसूस नहीं होता था? क्योंकि वे पहाड़ों पर चढ़ाई करने में अत्यधिक निपुण थे, इसलिए उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। वहां स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं महसूस होता था। स्वजनों और भूधरों से गहरी आत्मीयता रखते थे, इसलिए अपनी पत्नी और मवेशियों के साथ रहते थे। पत्नी तो भाई उन्हें छोड़कर चली गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर क्या था कि भूप सिंह जो है स्वजनों और जो उनके भूधर जितने आसपास के हैं उनसे गहरी आत्मीयता रखते थे, इसलिए अपनी जगह पर रहते हुए, अकेले रहते हुए भी वो अकेलापन महसूस नहीं करते थे। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है? हम 100 लाख बार बनाएंगे, तो क्या चीज इसमें उन्होंने बताई है कि ये जो वक्त दिया है, चाहे आप एक बार ढा दोगे तो क्या हुआ, हम फिर से उसको खड़ा कर लेंगे।
ये क्यों उन्होंने बोला है? गरीबी और आत्मविश्वास को दिखाने, मतलब एक बार तुमने झोपड़ी ढहा दी तो क्या हुआ, हम 100 बार बना लेंगे। तो ये चीज है जुझारूपन एवं आशावादी, यानी कि आप 100 बार कराइए, हम 100 बार झोपड़ी बना लेंगे और हमें आशा है कि हम काम आगे करते रहेंगे। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? आरोहण कहानी क्या थी? जो रूप सिंह और भूप सिंह वाली हमने पढ़ी थी वो हमारी आरोहण कहानी थी। उसमें क्या है? पर्वतीय लोगों के जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के बारे में बताया है, कि जिनकी जो परिस्थितियां उनके बारे में बताया गया है। भूस्खलन में अपनों को खोने के बाद भी अनुपम पर्वत प्रेम है, यानी कि भूस्खलन में भूप सिंह ने अपना पूरा परिवार खोल दिया था, लेकिन तब भी वो पर्वतों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर है तीसरा, परिश्रमशीलता, आत्मसम्मान एवं पर्वत प्रेम बताया गया है। चौथा है नौकरी के कारण गांव छोड़ने की मजबूरी। तो सही इसका आंसर है कि भूस्खलन में अपनों को खोने के बाद भी पर्वत से अनुपम प्रेम है, कि हम उससे अलग नहीं जा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। अनुमान के आधार पर बताइए सूरदास ने ऐसा क्यों सोचा होगा। मतलब सूरदास एक भिखारी था और उसके पास इतना सारा रुपए था, तो ये अगर धन संचय उसके पास निकलता तो सब उसे पापी समझते, गलत समझते। तो ये सोच उसकी क्यों दर्शाई गई है? ग्रंथों में धन संचय को पाप संचय माना जाने के कारण इसलिए। दूसरा है ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, पूंजीपति व्यवस्था के प्रति अनादर के कारण, उसकी चेतना जागृत हो जाने के कारण। तो भाई वो जिस ग्रामीण में रहे थे उस ग्राम के लोगों की सोच के कारण जो है सूरदास के अंदर ये भावना आई थी। तो सामाजिक है, ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण उसके अंदर ये भाव आया था। तो इस तरीके से हमने ये पूरा हमारा जो पेपर फर्स्ट टर्म का है हमने सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सभी एमसीक्यूज बेस्ड हैं, आंसर्स आपके सामने होते हैं। बिल्कुल शांत होकर सभी आंसर्स को सॉल्व करिएगा और आपके सभी आंसर 100% सही जाएंगे। तो आपने ये देखा, लेकिन हमारे चैनल को आप बिल्कुल भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।